हेलो बच्चों, कम्बो क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम आज की क्लास में भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण की बात करेंगे। मुस्लिमों का आक्रमण भी जो है दो पार्ट में, जिसमें से एक अरबों ने आक्रमण किया था, दूसरा तुर्कों ने आक्रमण किया था। इस क्लास में हम अरबों का आक्रमण और साथ ही साथ तुर्कों का आक्रमण क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा न खींचते हुए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारा चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मुस्लिम आक्रमण की, मुस्लिम आक्रमण में हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात करेंगे। किस पर? भारत पर मुस्लिमों के आक्रमण की बात करेंगे। तो मुस्लिमों में दो पार्ट में आए थे, एक अरबों ने आक्रमण किया था और एक तुर्कों ने आक्रमण किया था, है ना। अरबों में एक ही चरण था, लेकिन तुर्कों में भी दो चरण हो गए, जिसमें से दो शासकों ने गद्दी संभाली। एक का नाम मोहम्मद गजनवी था और दूसरे का नाम मोहम्मद गौरी था, है ना। उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम अरब आक्रमण भारत पर देखेंगे। अरब आक्रमण अगर देखा जाए तो ये अरब के रहने वाले थे, अरब से आए हुए थे और भारत पर आकर के आक्रमण किए थे। सबसे पहला अरब का मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, भारत पर जिसने आक्रमण किया था, उसका नाम जो था मोहम्मद बिन कासिम था, है ना। सबसे अगर पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला अरब आक्रमणकारी कौन था, तो कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हरा दिया। क्या कर दिया? मोहम्मद बिन कासिम जो है सिंध के एक राजा थे जिनका नाम दाहिर था। 712 ईस्वी में रावर के युद्ध में हरा दिया। रावर एक जगह है, रावर के युद्ध में सन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा हुआ करते थे जिनका नाम राजा दाहिर था, उनको क्या कर दिया? हरा दिया और उनका पूरा का पूरा साम्राज्य, उनका पूरा का पूरा धर्म जो है अपने ले लिया। फिर क्या कह रहा है कि 701 इसके ठीक एक साल बाद, कितना ताकत था बेचारे के पास कि एक ही साल बाद फिर क्या कर दिया? उसने मुल्तान पर आक्रमण कर दिया और मुल्तान को भी जीत करके अपने ही साम्राज्य में मिला लिया, है ना। 713 ईस्वी में। तो अगर पूछ दिया कि मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को किस ईस्वी में जीता, तो हम कहेंगे 713 ईस्वी। दूसरा पूछ देगा कि रावर का युद्ध कब हुआ था, तो 712 ईस्वी में। रावर की राजा कौन हुआ करते थे, तो बताएंगे राजा दाहिर थे। 712 ईस्वी में सिंध के हुआ करते थे, उनको हरा करके उनके राज्य को हड़प लिया, ले लिया। फिर क्या कह रहा है कि जो ये दोनों क्षेत्र जीता है, रावर जीता है और मुल्तान जीता है, इन दोनों की राजधानी जो है अल मंसूरा में बना दिया। कहाँ बना दिया? अल मंसूरा में उसने बना दिया। साथ ही साथ क्या कर दिया इसने, जो है जजिया कर लगाया। जजिया एक टैक्स होता है, जजिया एक कर होता है जो बदले में कुछ काम या वगैरह के बदले में लिया जाता है। लेकिन इसने एक बढ़िया काम किया कि इसने बूढ़े, बच्चों, औरत, ब्राह्मण और विकलांग, इन 5 लोगों को जजिया कर से मुक्त रखा। इनके ऊपर जजिया कर नहीं लगाया। किसको किसके ऊपर नहीं लगाया? बूढ़ों लोग के ऊपर नहीं लगाया, बच्चों के ऊपर नहीं लगाया, औरतों के ऊपर नहीं लगाया, ब्राह्मणों के ऊपर नहीं लगा और विकलांगों के ऊपर जजिया कर उसने नहीं लगा। अब फिर समझते हैं। इसके बाद फिर है जो मोहम्मद बिन कासिम के बाद फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक आए। फिरोज शाह तुगलक ने जो किया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। लेकिन सन 1564 ईस्वी में अकबर जब आए, 1564 ईस्वी से पहले ही आए थे, तो अकबर जब आए तो 1564 ईस्वी में जजिया कर को उसने क्या कर दिया? अकबर ने हटा दिया। फिर जो है 1679 ईस्वी में, यानी 115 वर्ष के बाद, लगभग 115 साल के बाद, जब औरंगजेब जो है राजा बना, शासक बना, तो उसने पुनः जो है जजिया कर को लगा दिया। क्या किया समझिए। यहां पे मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाया, लेकिन इसमें 5 लोगों को मुक्त रखा, उनके ऊपर नहीं लगाया। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उन्हें ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। लेकिन 1564 ईस्वी में अकबर ने क्या कर दिया? जजिया कर को हटा दिया। फिर आए 1679 ईस्वी के आसपास औरंगजेब, उन्होंने जजिया कर फिर से लगा दिया। लेकिन मोहम्मद शाह जो आए, इनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं। मोहम्मद शाह को इतिहासकारों ने रंगीला बादशाह, बड़ा
रंगीले मिजाज के थे, इन वजह से इनका नाम रंगीला बादशाह भी पड़ा। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को परफेक्टली हटा दिया, ऐसे हटाया कि आगे फिर उसको लागू ही नहीं किया जा सकता, है ना। यानी कि अगर पूछ दिया कि जजिया कर को पूर्णतः किसने समाप्त कर दिया, तो हम बताएंगे किसका नाम, मोहम्मद शाह। अगर मोहम्मद शाह ऑप्शन नहीं दिया है तो उस कंडीशन में आपके पास रंगीला बादशाह नामक ऑप्शन दिया होगा। आई थिंक आपको अरबों का आक्रमण जो भारत पर किए थे, ये बात आपको समझ में आई होगी कि पहला आक्रमणकारी कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में दाहिर, राजा दाहिर सिंध के जो थे रावर के युद्ध में उनको हरा दिया, उनके राज्य को हड़प लिया, ले लिया। फिर क्या है, 713 ईस्वी में एक ही साल बाद जो है मुल्तान पर आक्रमण किया और उसको भी जीत लिया, और जीते हुए जितना भी जीत रहा था सबकी राजधानी कहाँ बना दिया, अलमनसूरा में बना दिया, है ना। फिर इसके बाद आप लोगों को हमने अभी बताया है, फिर आता है तुर्कों का आक्रमण। तो तुर्क नाम से क्लियर है कि तुर्क नाम नहीं था, तुर्क एक जनजाति हुआ करती थी। तुर्क क्या हुआ करती थी, एक जनजाति हुआ करती थी जो कि अफगानिस्तान से, अफगान से आई हुई थी। कहां से आई थी, अफगान से आई हुई थी। तो तुर्क का भी दो चरण हुआ, एक फर्स्ट चरण में कौन था, फर्स्ट चरण में गजनवी था, और सेकेंड चरण में कौन था, मोहम्मद गौरी था, है ना। प्रथम तुर्की आक्रमण, अगर इसमें क्या पूछा था, प्रथम मुस्लिम अरब आक्रमणकारी तो मोहम्मद बिन कासिम बताए थे, लेकिन प्रथम तुर्की आक्रमणकारी पूछ दिया तो हम क्या नाम देंगे, सुबुक्तगीन का बताएंगे। किसका बताएंगे, प्रथम तुर्की आक्रमणकारी कौन था, तो सुबुक्तगीन था, है ना। फिर इसने क्या किया, 986 ईस्वी में हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल को इसने हरा दिया। हिंदू शाही वंश के जो राजा थे, शासक थे, उनके साम्राज्य पर इसने चढ़ाई किया, आक्रमण किया, और 986 ईस्वी में राजा जयपाल को इन्होंने हरा दिया। किसने हरा दिया, सुबुक्तगीन ने। सुबुक्तगीन का एक बेटा था जो अफगान में रहता था, अफगान से आया हुआ था, जिसका नाम क्या था, मोहम्मद गजनवी था, है ना। क्या था, जिनका नाम गजनवी था। 998 ईस्वी में आकर के गद्दी पर बैठ गया, और जब गद्दी पर बैठा तो इसने जो है हमारे भारत पर 1001 से लेकर के, यानी आने के 2 साल बाद ही, 3 साल बाद ही भारत पर कंटिन्यू 17 बार आक्रमण कर दिया, है ना। लगभग 24 साल में 17 बार आक्रमण किया। अब समझिए कितना बन रहा होगा इसके बाद, है ना। बन रहा होगा कि नहीं रहा होगा, कितनी तादाद में सेना रही होगी, कितना बड़ा ये जिद्दी रहा होगा कि लगभग 26 साल में इसने कितना कर दिया, 17 बार आक्रमण कर दिया। 26 साल में 17 बार आक्रमण, है ना। 998 में गद्दी पे बैठा, अब 3 ही से साल बाद धड़ाधड़ क्या करने लगा, भारत पर आक्रमण कर लिया, है ना। आक्रमण किया 1001 से लेके 1027 तक। इस बीच में इन्होंने 1018 में कन्नौज को जीत लिया। कन्नौज यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उसको क्या कर लिया, जीत लिया। इसके बाद 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, हिंदुओं के मंदिर पर, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में इसने आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर में जितने भी सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती वगैरह थे सभी को लूट लिया और उस पर कब्जा कर लिया, है ना। फिर 1027 में इसने जाटों के विरुद्ध, जाट एक बिरादरी होती है, जाति होती है, जाटों के विरुद्ध सबसे अंतिम आक्रमण किया 1027 में। इसके बाद यहीं तक इसका साम्राज्य खत्म हो जाता है। फिर सेकेंड चरण आता है। सेकेंड चरण में कौन था, मोहम्मद गौरी था। कौन था सेकेंड चरण में, मोहम्मद गौरी था। तो इसमें लिखा हुआ तुर्क एक जनजाति थी जो अफगान की रहने वाली थी। क्या थी, अभी हमने स्टार्टिंग में बताया कि तुर्क कोई नाम नहीं है, तुर्क एक जनजाति हुआ करती थी जो अफगान क्षेत्र से आई हुई थी। तो इसको हम लोग क्या कहते थे, तुर्की कहते थे या तुर्क कहते थे। दूसरे चरण का, प्रथम चरण का नेतृत्व जो है सुबुक्तगीन से लेकर के गजनवी ने किया। दूसरे चरण का जो क्या कहते हैं नेतृत्व है वो किसने किया, मोहम्मद गौरी ने किया। मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम था वो मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। क्या था, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था, और इसको हम शिहाबुद्दीन के नाम से भी कहीं कहीं इतिहास में इसका नाम लिखा हुआ है ना। 1173 ईस्वी में ये शासक बना, ये क्या किया, राजा बना, और 1125 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण कर लिया और मुल्तान को जीत लिया। 1173 में शासक बना, राजा बना, और 2 साल बाद मुल्तान पर आक्रमण करके मुल्तान को जीत लिया, है ना। फिर समझिए 2 साल बाद ही इसने क्या कर दिया, आक्रमण करके। फिर इसके बाद लगभग 16 साल तक कुछ नहीं किया, या कुछ किया होगा। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ।
1100 कितने ईस्वी में अगर पूछ दिया जाए कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो हम बताएंगे कि 1191 ईस्वी में कि युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने क्या कर दिया, गौरी को हरा दिया। गौरी को क्या कर दिया, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने क्या कर दिया, हरा दिया। फिर अब देखिए 1192 के तराइन के युद्ध में गौरी ने जयचंद की मदद से, अब देखिए समझिए, जयचंद जो था देश का गद्दार था, उसके हेल्प से तराइन के द्वितीय युद्ध में कब 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड को गौरी ने क्या कर दिया, हरा दिया, और हराया तो वहीं उनकी हत्या भी कर दिया, यानी कि पृथ्वीराज थर्ड का वहीं से खेला खत्म हो गया। फिर क्या किया, 1194 ईस्वी में चंदवार का युद्ध हुआ। अगर पूछ दिया जाए कि चंदवार का युद्ध कब हुआ था, चंदवार का नाम बदल करके फिरोजाबाद कर दिया गया है, चंदवार का युद्ध कब हुआ, तो बताया जाएगा कि 1194 ईस्वी में। उसने गढ़वाल के शासक जयचंद्र को, गढ़वाल के राजा थे, उनका नाम था जयचंद, उनको भी क्या कर दिया, हरा दिया। फिर 1198 ईस्वी में गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी था। 1198 ईस्वी में एक बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवा दिया, ध्वस्त करा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार के राजगीर से थोड़ा सा पहले, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा नामक जगह पे पड़ता है, क्या कर दिया, उसने उसको जलवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस था, उसको जलवा दिया, पूरे हमारे इंडिया के हिस्ट्री को ही नष्ट करा दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय नियर अबाउट 6 से लेकर 10 महीने तक या 12 महीने तक धू करके जलता रहेगा। आज भी उसके खंडहर बचे हुए हैं। वहां अगर आप लोग आज के डेट में जाते हैं तो वहां पेट्रोल वाली गाड़ियां बहुत कम चलती हैं, डीजल वाली गाड़ियां बहुत कम। आज के डेट में भी टमटम मतलब क्या, घोड़े वाली गाड़ी चलती है अभी भी, है ना। तो वहां इसलिए वहां की सुंदरता को बनाए रखने के लिए घोड़े वाली आज भी गाड़ी चलती है। वहां पॉल्यूशन कम करने के लिए घोड़े वाली, अगर कोई अचानक से ले जा करके टेम्पू चलाने लगे, ऑटो चलाने लगे, तो जो यूनियन है टमटम वालों का, वो क्या करेंगे, उनको कूच के मुआ देंगे, है ना। चलिए फिर देखते हैं 1198 ईस्वी में गौरी का एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करा दिया, जलवा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, लेकिन आज खंडारों में तब्दील हो गई है। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी का छोटा सा पार्ट जो है इस समय राजगीर के पास में बनाया गया है ना, उसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर क्या किया, इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया, लेकिन बिहार शरीफ नामक शहर को बसाया, है ना। बिहार शरीफ नामक, अगर पूछ दे कि बिहार शरीफ नामक शहर किसने बसाया था, तो नाम आता है किसका, बख्तियार खिलजी का। नालंदा यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा पहले 8-10 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है बख्तियार जंक्शन ना, या बख्तियार स्टेशन ऐसे करके, है ना। तो आगे देखते हैं 1205 ईस्वी में गौरी ने अंतिम अभियान पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया। 1205 ईस्वी में उसने पंजाब में एक खोखर जनजाति हुआ करती थी, जाति हुआ थी, उनके विरुद्ध क्या किया, अभियान चलाया। और 1206 ईस्वी में एक साल बाद दैमक नामक स्थान पे एक रामलाल खोखर नाम के शासक हुआ करते थे, उन्होंने क्या कर दिया, गौरी की हत्या कर दिया। यहां से जैसे ही गौरी की हत्या हो गई तो यहां से क्या हो गया, सेकेंड चरण गौरी काल का भी अंत हो गया, है ना। इसके बाद आएगा सिंधों का आक्रमण, है ना। इसके बाद क्या आएगा, हम लोगों का सिंधों का आक्रमण आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में सिंधों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग कल वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने देखा मुस्लिम आक्रमण भारत पर कौन कौन था। तो पहले अरबों का आक्रमण पढ़ा, फिर हम लोगों ने तुर्कों का आक्रमण पढ़ा। तुर्कों के आक्रमण में 2 चरण पढ़ा कि गजनवी और गौरी कब कब कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या आक्रमण किया, कब सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसमें से क्या क्या चुराया, कब उनकी मृत्यु हो गई, किसने उनको दबोच लिया, कब किसने उसको मार दिया, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।